नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए दृष्टि आईएएस का 11वें टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 10 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की जो एग्जामिनेशन तिथि है वो आगे बढ़ा दी गई है। तो अब आपके पास जो भी समय मिला है, ठीक है, उसका सदुपयोग करिए और पढ़ाई जो है करते रहिए और आपका रिजल्ट जो है कंफर्म होगा। ठीक है, बस करना क्या है कि अब जो भी आप पढ़ रहे थे पढ़ते रहिए और प्रत्येक दिन एक एक मॉक टेस्ट जरूर बनाइए, जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी देखने को प्रत्येक दिन मिल जाता है। हम लोग जो है प्रत्येक दिन एक एक सेट को कंप्लीट यहाँ पे कराते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी एक एक सेट डेली बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए यदि आप यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सकेगा, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 80वां स्थान है। कौन सा है? 80वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी 2024 में जारी किया गया था। भारत ने 62 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ 80वीं रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, इसे जो है वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्मैली यानी SMALEI मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ओडिशा के द्वारा। ठीक है, स्मैली मतलब हो गया समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल मंदिर परियोजना की शुरुआत जो है ओडिशा के द्वारा की गई है। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य जो है आध्यात्मिकता, संस्कृति और विरासत का परिवेश निर्मित कर अंगुतको तक तीर्थयात्रियों को एक अनुपम अनुभवात्मक अनुभव प्रदान करना है। 17वीं शताब्दी में संबलपुर में महानदी के तट पर माँ समलेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सविता कंसवाल को। किनको किया गया है? सविता कंसवाल को। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्गीय सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे साहसिक कार्य पुरस्कार, ठीक है, 2022 से सम्मानित किया है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय जो था वो था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, युवा निधि योजना शुरू की गई है। तो युवा निधि योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है। ठीक है, तो यह जो है किसकी एक पहल है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण अनुकूलन पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने हेतु SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ठीक है, यानी SGRTD लॉन्च किया है, जिससे भारत में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, थाईलैंड के साथ। किसके साथ है? अयुत्थाया जो है भारत और थाईलैंड के बीच है, इसे आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2023 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद में आयोजित किया गया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केप बर्दे। कौन है? केप बर्दे। ओके, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप बर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। ठीक है, अब केप बर्दे जो है मॉरिशस तथा अल्जीरिया के साथ WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला तीसरा देश बन गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 24 जनवरी 2024 को। ठीक है, 24 जनवरी 2024 को। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था, ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मथुरा में। कहाँ किया गया है? मथुरा में किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पराक्रम दिवस डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी पराक्रम दिवस जो है किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, देखिए पराक्रम दिवस जो है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को सम्मानित करने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की घोषणा की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो के स्मार्ट लॉन्च जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है केरल सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? केरल सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में? ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला दिया गया है कि यह प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा है, विश्व हिंदी जो है सचिवालय फिजी में स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में स्थित है। ठीक है, देखिए विश्व हिंदी सचिवालय जो है पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है, ना कि जो है फिजी में है। तो दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन अमृत संबंधित है। तो ऑपरेशन अमृत जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने हेतु जो है ऑपरेशन अमृत संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रीति रजक। कौन बनी है? प्रीति रजक। 28 जनवरी को प्रीति रजक जो है भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। ये याद रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, जो पहली महिला होती है ना उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, बैजंती माला बाली को भी दिया गया है, कोनिडेला चिरंजीवी को भी दिया गया है, बिंदेश्वरी पाठक को भी दिया गया है और पद्मा सुब्रमण्यम को भी दिया गया है। यहाँ पर जो है ये चारों को दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? खंजर अभ्यास, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किर्गिस्तान के साथ है। किसका है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो खंजर अभ्यास होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है, यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से। किससे है दोस्तों? गुजरात से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया को। किनको किया गया है? अरविंद पनगड़िया को जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने
100 डेज 100 पे, 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सेसीकेदी को राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये जो है कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेलिक्स त्सेसीकेदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूकंप से प्रभावित हुआ था? 1 जनवरी 2024 को, तो आपको याद होगा कि 7.6 तीव्रता के भूकंप के कारण जापान के पश्चिमी तट और पास के दक्षिण कोरिया में जो है 1 मीटर ऊंची लहर उठी थी। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी.आर. कंबोज को। किनको किया गया है? बी.आर. कंबोज को जो है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस राष्ट्र ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, किर्गिस्तान ने। किसने किया है? किर्गिस्तान ने जो है आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये जो है कौन से कक्षा के लिए है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेदिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता क्या है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 मेगावाट। क्या है दोस्तों? 50 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी UPNEDA राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ 125 परियोजनाएं स्थापित करेगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो यह किस में किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ठीक है, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया था। सप्त सिंधु में सिंधु और सरस्वती के साथ पंजाब की 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है? ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। बिल्कुल पहला कथन सही है, जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और इन परिषदों के आयोजन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि बौद्ध परिषद की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला जो बौद्ध परिषद हुआ था वो राजगीर में हुआ था। ठीक है, पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा जो हुआ था दोस्तों ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, सेकेंड वैशाली में हुआ था। थर्ड जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और फोर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो ये चारों क्रम है 1, 3, 2 और 4, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमुक। कौन था सातवाहन वंश का संस्थापक? ये था सिमुक। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही यहाँ पे दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है, गांधार कला का मुख्य विषय जो है महायानवाद था। बिल्कुल दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश यात्री जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था? ठीक है, तो देखिए हर्ष और उनके समय के इतिहास का पता लगाने के मुख्य स्रोत जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र है और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ह्वेनसांग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन जो है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। कौन हुआ था? विष्णुगुप्त हुआ था। देखिए 250 ईस्वी से 350 ईस्वी तक प्रारंभिक पल्लव शासकों ने प्राकृतिक ने अपने शासन पत्र जारी किए। उसमें से महत्वपूर्ण थे शिव स्कंद बर्मन और विजय स्कंद बर्मन। ठीक है, पल्लव शासकों की अगली पीढ़ी जिन्होंने 350 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच शासन किया ने अपनी शासन पत्र संस्कृति में जारी किए। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विष्णुगुप्त था, जिसे समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान हराया था। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णुगुप्त। ओके, नेक्स्ट है बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो बोरोबुदुर मंदिर जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेंद्र शासकों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुमार गुप्त ने। किसने रखा था? कुमार गुप्त ने रखा था। कुमार गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनके शासनकाल को सामान्य शांति और समृद्धि द्वारा चिन्हित किया गया था। उनके अभिलेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरापाषाणिक स्थल या स्थान जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, ये तो सही है। आदमगढ़ पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में, ये भी सही है। पोटवार पठार देखिए दक्षिण भारत दे दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में सोन घाटी और पोटवार पठार है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे गलत दिया गया है। फिर सोन घाटी जो है ये उत्तर पश्चिम भारत में, ये भी सही है। तो सी यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है कथन सही है या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो है दंतीदुर्ग ने की थी। पहला कथन तो सही है। दूसरा है राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अली मसूदी ने भारत का दौरा किया था। दूसरा कथन भी सही है दोस्तों। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रजिया जो है दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? रजिया, ठीक है, तो रजिया जो है दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1236 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी खूत जो है व्यापारी, ये गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मूल रूप से लिखी गई तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या थी? तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या थी? ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी जो था, तुजुक ए बाबरी की भाषा जो था ये था तुर्की था। क्या था? तुर्की था। तुजुक ए बाबरी मूल रूप से बाबर द्वारा अपनी मातृभाषा तुर्की में अवकाश के दौरान लिखी गई थी। इसका फारसी में 4 बार, पहले जैन खान द्वारा, फिर प्यांदा खान द्वारा, तथा उसके बाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना और मीर अबू तालिम तुर्बती द्वारा अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो इसका जो मूल भाषा था ये था तुर्की में। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज ए सिकंदरी पद का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि मापन पैमाना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति की। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। ठीक है, देखिए दूसरा कथन जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, दूसरा कथन यहाँ पे जो है ये गलत है। ठीक है, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने यह तय करने का प्रयास किया कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा और प्रशासनिक पदों पर किसे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। सिर्फ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महालबारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, तो महालबारी बंदोबस्त जो है शुरू की गई थी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे 1822 में। कब किया गया था? 1822 में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अब उत्तर प्रदेश में है। होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है 1882 में लागू किया गया था। उसने अनुभव किया कि गांव उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थे, जिसकी सामाजिक संरचना के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आत्मसम्मान जो आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु क्या थी? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 46 ईयर। कितने ईयर के थे वो? 46 साल के थे। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 46 वर्ष की आयु में वे वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत आ गए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो CRR जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो ये निर्धारित किया जाता है RBI के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि देखिए आय में वृद्धि है, आय में वृद्धि यदि इनकम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो मुद्रा की मांग जो है, मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी? उसमें वृद्धि हो जाएगी। पहला कथन सही है। दूसरा है, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए यहाँ पे, दूसरा कथन जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, लोग कितनी मुद्रा अपने पास रखते हैं यह ब्याज दर पर भी निर्भर करता है। विशेष रूप से जब व्यापार दरें बढ़ती हैं तो लोगों की मुद्रा रखने में रुचि कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा रखने का अर्थ कम ब्याज कमाने वाली जमा राशि रखना है और इस प्रकार कम ब्याज प्राप्त होता है, इसलिए उच्च ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी यानी MGT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, इसका उपयोग जो है माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की अनुवांशिक क्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज के विकास हेतु किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती है? मांसपेशियां। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडरा से। किससे है? कंडरा से, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग का। किसका है? अनुप्रस्थ तरंग का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? कुफर जो कोशिकाएं हैं दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यकृत में यानी कि लीवर में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की? ब्लैक होल की। ठीक है, तो ब्लैक होल की जो भविष्यवाणी किया था ये किया था जॉन मिशेल ने। किसने किया था? जॉन मिशेल ने जो है 18वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, इन्होंने ही जो है किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश का। ठीक है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ये है कूलम। क्या है? कूलम है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु जो है ये नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है दोस्तों ये क्षार धातु नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यदि हम बात करें मेथनोइक अम्ल, नींबू। ठीक है, नींबू देखिए यहाँ पे पहला ही गलत दे दिया गया। नींबू में जो होगा क्या होगा? यहाँ पे नींबू दिया गया तो नींबू में क्या हो जाएगा? नींबू में जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ना कि हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। तो पहला ही हमारा यहाँ पे गलत दिया गया है। फिर है एसिटिक अम्ल सिरका में सही है, टार्टरिक अम्ल इमली में सही है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में सही है। ये तीनों सही है, पहला ही गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो है जानवर प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि जो है उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है डॉल्फिन भी कर सकता है और चमगादड़ भी कर सकता है। ठीक है,
डॉल्फिन भी और चमगादड़ भी कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है, यह विषुववृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती है। बिल्कुल पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए विषुववृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के व्यापारिक पवनें मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। तो पहला कथन तो हमारे यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा है, दिसंबर में ITCZ जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थित होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जुलाई के महीने में ITCZ जो है 20 डिग्री से 25 डिग्री होता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है, यानी कि दूसरा भी कथन हमारा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कौन से वर्षा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लास्म शावर। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्म शावर कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोचीन बंदरगाह को। किसको? कोची बंदरगाह को। नेक्स्ट है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी, तो पूगा घाटी जो है दोस्तों ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की अस्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1921 से 1951 को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग 66 तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएंगे यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का कितना है? 1028 है। 1028 है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल, यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का 365 है। 365 है। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों केरल का, तो केरल का जो है 860 है। 860 है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 829 है। 829 है। ठीक है, तो इस क्रम में आप देख लेंगे तो सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा केरल, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और सबसे अंत में होगा महाराष्ट्र। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है चावल की 3 फसलों उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी इंद्रायणी। कौन सी हो जाएगी? इंद्रायणी नदी हो जाएगी। ठीक है, इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र में लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वतमाला में कुरबंडेव से होता है। ठीक है, यह भीम नदी की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 69, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जो है धातु दिया गया है, दूसरी तरफ अयस्क दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम हो जाएगा बॉक्साइट, यानी ए का तो 4 हो जाएगा। फिर आयरन की बात करें तो आयरन हो जाएगा दोस्तों, आयरन जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा सिडेराइट। ठीक है, यानी बी का 3 हो जाएगा। तांबा की यदि हम बात करें दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, तांबा का जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मैलाकाइट हो जाएगा, सी का तो 2 हो जाएगा। और जिंक का अस्पेलराइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल का। ठीक है, तो कायांतरित शैल का उदाहरण यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वार्टजाइट हो जाएगा। ठीक है, क्वार्टजाइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए कायांतरित शेल की यदि हम बात करें दोस्तों, ध्यान देंगे तो इसका निर्माण जो है पहले से मौजूद चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन से होता है, जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, जिसको तृतीयक शैलें भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ये सब जो है क्या है, कायांतरित शैल है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ जो है अनुच्छेद दिया गया है और दूसरे तरफ जो है देखेंगे, चलिए दूसरे तरफ जो है इसको देखना है कि किससे ये संबंधित है। देखिए यदि हम बात करें अनुच्छेद 163 का, ठीक है, तो अनुच्छेद 163 जो है दोस्तों ये हो जाएगा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का तो 2 हो जाएगा, 1 का तो 2 हो जाएगा। बी का देख लेते हैं, अनुच्छेद 153, तो इसमें हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है ये, तो बी का तो 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 169 जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन अथवा सृजन से बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विधान परिषद का, यहाँ का 3 का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 172 जो है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है, यानी कि 4, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। तो पहला है, राज्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को कैग द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ओके, देखिए पहला कथन यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला कथन हमारा यहाँ पे गलत दिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 151 क्लॉज 2 किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उसके राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो पहला तो कथन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, कैग की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह जो है कि उनके पद से हटाया जा सकता है, ये दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला है, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, जब अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा, दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस पार्ट में जो है 73 प्रश्न को ही रहने देते हैं, अगला पार्ट में जो है हम 150 तक के कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।